अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है जामिया वर्ल्ड पर। आज मैं जिस शख्सियत से बात करने जा रहा हूँ वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने जेनू से अपनी पीएचडी मुकम्मल किया, उसके बाद जिस तरह से मंजर आम पर आए हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में और जिस तरह से मुखर आवाज़ बने, युवाओं की आवाज़। आइए मिलते हैं इस वक्त उमर खालिद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जामिया वर्ल्ड पर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी हिंदुस्तान में एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म चल रहा है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इस जो क्रूड राष्ट्रवाद जिसको भाजपा और आरएसएस मानता है, उस राष्ट्रवाद का राष्ट्र से बहुत कम लेना देना है और सत्ता से ज़्यादा लेना देना है। राष्ट्र के लोगों से बनता है और इस राष्ट्र में किसान हैं, नौजवान हैं, जवान हैं। इन सब लोगों के अगर आप महत्वाकांक्षाएं देखें और भाजपा का काम देखें तो भाजपा का काम उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया है, बल्कि महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना तो दूर की बात, जो बचा कुचा चीज़ थी 2014 में उससे भी पीछे लेके चला गया है। नौकरियां आज कम हो गई हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जवानों की जो हत्याएं हैं वो बढ़ गई हैं, बॉर्डर पे हो या कश्मीर में हो या और जगह हो। तो हर तरफ फेलियर रहा है। तो अब इस फेलियर को ये सामने ना आए फेलियर, तो एक पूरा एक प्रोपेगेंडा मशीनरी इन्होंने तैयार किया है। खासी पैसा लगा के, जो अंबानी अडानी का पैसा आता है वो सारा मीडिया में लगाते हैं। तो 400 न्यूज़ चैनल हमारे देश में है, 400 में आई थिंक 390 न्यूज़ चैनल उन्होंने खरीद लिए हैं और वो एक ऐसी चीज़ पेश करते हैं लोगों के सामने जो लोगों में उन्माद पैदा करे। और जो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसका राष्ट्र से कम लेना देना है, इनकी सत्ता के एम्बिशन ज़्यादा लेने देना है और इसीलिए वो उन्माद भी चाहते हैं। जैसे कि आप उन्माद की बात कर रहे हैं, जिस तरह से अभी हिंदुस्तान में कोई सोचने समझने की एक तरह से बहुत सारे पब्लिक को एक्सट्रीम नेशनलिज्म पर आ चुका है और ख़ासतौर पर कोई तर्क वाली बात नहीं समझ रहा है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो टेंशन हुआ था और जिस तरह से एक सेना को यूज किया जा रहा है इलेक्शन जीतने के लिए, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? आपने लॉजिक की बात करी। मतलब मैं कल एक वीडियो देख रहा था, लखनऊ में 2 कश्मीरी जो रोड की साइड में बैठ के कुछ बेच रहे थे, उन लोगों को कुछ किसी दक्षिणपंथी संगठन के गुंडों ने जाके बुरी तरीके से पीटा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद वो लोग खुद उन्होंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को अपलोड किया एक संदेश पहुंचाने के लिए कि बाकी कश्मीरियों के साथ भी क्या किया जाएगा। और फिर टीवी पे आके वो बोल रहा था कि ये कश्मीरी लोग हैं, यहाँ आके पैसा कमाते हैं और वहाँ जाके पत्थरबाजों को पैसा देते हैं और हमारा सेना के खिलाफ काम करते हैं और इसीलिए हर राष्ट्रवादी का कर्तव्य है कि जाके पीटेंगे। तो उसको बार बार वो चैनल वाला पूछ रहा था, आप कौन होते हैं, आप क्या लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, क्या है? तो लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें कि जिस तरीके से मतलब लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहा है कि एक गरीब आदमी आके अपने कमाई कर रहा है, किसी तरीके से जी रहा है, उसको आप आतंकवादी बोल के, उसको आप देशद्रोही बोल के आप कहीं भी पीट देंगे। तो जैसे मैंने बोलूँ कि अगर आप लॉजिक तलाशने जाएंगे तो आपको लॉजिक कहीं नहीं मिलेगा। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा 56 उदाहरण है। और इसलिए मैंने पहले बोला था कि इसका राष्ट्र से कम लेना देना है और उन्माद फैला के किस तरीके से सत्ता में आ जाए उसमें ज़्यादा लेना देना है। अब देखिए, ये घटना हुई तो उस दिन पूरी टीवी ने इसी घटना को डिबेट किया। अदरवाइज डिबेट राफेल में भी हो सकता था, डिबेट बेरोजगारी पे भी हो सकता था, डिबेट किसानों की समस्याओं पे भी हो सकता था, डिबेट इस बात पे भी हो सकता था कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनका जब पेंशन की मांग कर रहे थे, उस सरकार ने पेंशन का विरोध किया था। इस सरकार ने जब पेंशन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था तो किसी मीडिया ने उसको दिखाया नहीं था। इस सवाल पे भी हो सकता था कि जब सीआरपीएफ ने अपने वेजेस में इजाफा मांगा तो इस सरकार ने उसका विरोध किया था। अब इन सारी चीज़ों पर डिबेट ना हो के उस कश्मीरी पे जो पीटा गया और उसके उस चीज़ पर डिबेट हुई, तो किस तरीके से ध्यान को भटका दिया जाए। एक और आप जो रफाल की बात कर रहे हैं, तो अभी कल परसों जिस तरह से कि बड़े न्यूज़पेपर ने जो छापा है खबर की रफाल डील जो हुआ उसकी कॉपी मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गया, किस तरह से देख रहे हैं? कितना लैप्स सिक्योरिटी के लेके बिना पर जिस तरह से पुलवामा जो अटैक हुआ, किसी तरह का कोई इस्तीफा नहीं है और जिस तरह से एक नेशनलिज्म जो चला, क्या इस तरह इतना बड़ा सा ट्रेजेडी हो गया हिंदुस्तान के साथ, इस पर किसी तरह का कोई इस्तीफा नहीं हुआ, उसको किस तरह से किस चीज़ में आप पूछ रहे हैं? राफेल की चोरी पर भी और पुलवामा के अटैक पर भी? चलिए, तो ये 2 सवाल हैं। पहले सवाल को जवाब देते हैं। ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात लगती है कि डिफेंस मिनिस्ट्री और मतलब सरकार ये बोले कि जो द हिंदू ने रिपोर्ट छापी है वो चोरी करके छापी है। मतलब आपकी मिनिस्ट्री में चोरी करना इतना आसान है तो चौकीदार क्या कर रहे हैं फिर? तो बात यह है कि ये चोरी तो एक बहाना है, एक्चुअल में चौकीदार की चोरी को छुपाना है। और जो चौकीदार ने चोरी करी है राफेल डील को अनिल अंबानी को देने के लिए, जिसके चलते 126 जो वायुसेना ने प्लेन मांगे तो उसको 36 कर दिया, उन 36 का दाम बढ़ा दिया, अनिल अंबानी को ऑफसेट पार्टनर बना दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें जब सच सामने आ रहा है तो अब आपको एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अब आप बोलें कि जिसने सच छापा है वही चोर है,
मतलब जो आरोप आप पे लग रहा है वो आप आरोप किसी और पे लगा दें, तो यही एक तरीका अपनाया है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो जो बात राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि अब वो इस बात को क्लेम नहीं कर रहे हैं कि जो छपा है वो गलत है, वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि जो छपा है वो चोरी करके छापा है और इसलिए हम ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगाएंगे। तो ठीक है, आप वो वाले कार्रवाई शुरू कीजिए, लेकिन साथ साथ जो छपा है उस बुनियाद पे आप प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कीजिए, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, साबित हो गया है कि राफेल में किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके 10 दिन पहले जो कंपनी बनी थी उस कंपनी को वो डील दिलवाई। उससे पहले इनफैक्ट ये प्रधानमंत्री के दौरे से पहले अनिल अंबानी दौरा कर आए थे। तो देखिए, सरकार जब आई थी बोला सबका साथ सबका विकास, लेकिन पिछले 4.5 साल में, और राफेल सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। अभी कुछ दिनों पहले एयरपोर्टों की नीलामी हुई, 6 एयरपोर्ट अडानी साहब को मिल गए, अभी एक और एयरपोर्ट की नीलामी हुई है, वो अनिल अंबानी को मिल गया है। तो इसका नारा 2014 से पहले से सबका साथ सबका विकास, 2014 से पहले 14 में आने के बाद सिंपल सा नारा है कि गुंडों का साथ, दंगाइयों का साथ और अंबानी और अडानी का विकास। अभी मैं वो जैसे आप बता तो अंबानी अडानी का विकास जिस तरीके से हो रहा है कि जब देश की अर्थतंत्र नीचे गिर रहा है, अंबानी अडानी का टर्नओवर और प्रॉफिट ऊपर बढ़ रहा है, अब इस पे बात ना हो इसलिए गुंडागर्दी फैलाई जाए, इसलिए भीड़ तंत्र फैलाया जाए। मैं पूछ रहा था पुलवामा है, किसी तरह का कोई इस्तीफा नहीं है, अगर दूसरी कंट्री में इस तरह का बड़ा सा सिक्योरिटी लैप्स होता है, इंटेलिजेंस की जानकारी के बावजूद भी इस तरह का सक्सेस। देखिए, सरकार ने क्या किया है 14 में आने के बाद से, मतलब सरकार भी यही है और विपक्ष भी यही है। मतलब जब 2008 में आतंकवादी हमला हुआ था बम्बई में 26/11, उस समय जब हमला चल रहा था, जब भी नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए थे, वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसके बाद कई सारे लोगों का इस्तीफा हुआ था और जो सरकार पे कई सारे सवाल उठे थे। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो सही बात है, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस पे सवाल उठने चाहिए थे। 2019 में हमला होता है, आज भी कांग्रेस पे ही सवाल उठ रहे हैं। तो मतलब आज भी विपक्ष, मतलब विपक्ष के काम भी बीजेपी ही कर रही है। मतलब आज जिस तरीके से जिन लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, इस पे डिबेट हो ही नहीं रहा है। डिबेट हो रहा है कि विपक्ष ने क्या बोला, विपक्ष क्या कर रहा है। पूरे टाइम अगर आप सारे जो 400 चैनल में से 390 चैनल उठा के देखें तो आज भी वो सिर्फ पुलवामा पे नहीं, किसी भी मुद्दे पे सरकार से जवाब नहीं मांग रहे हैं, उस विपक्ष से जवाब मांग रहे हैं जो सही मायने में देखा जाए तो विपक्ष भी नहीं है, क्योंकि उसको फॉर्मल ऑपोजिशन बनने को उतनी सीट्स भी नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लोकतंत्र के लिए एक खतरा है कि अगर सरकार की जवाबदेही जिन लोगों को लेनी चाहिए वही जवाबदेही को ख़त्म करने लगे। मतलब आप देखिए, अभी मैं देख रहा था जो बीजेपी के यहाँ के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, मनोज तिवारी, वो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के वोट मांगने निकले हैं। अब यही मनोज तिवारी हैं जो 14 फरवरी को जिस दिन पुलवामा हमला हुआ और 40 जवान शहीद हुए, उसके 4 घंटे 5 घंटे बाद उसी रात में एक सॉन्ग एंड डांस प्रोग्राम कर रहे थे और ये कोई उनसे सवाल पूछा ही नहीं गया। अब सोचिए कोई विपक्ष का नेता अगर ऐसा कर रहा होता तो इन लोगों ने, मीडिया ने तो उसको बिल्कुल ही फाड़ दिया होता। अच्छा, एक और मीडिया का आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी कुछ खास मीडिया संस्थान है वो अपील कर रहा है कि इलेक्शन के दौरान जो अभी 2 महीने तक टीवी देखना छोड़ दिए, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं कि किस तरह से मीडिया, रवीश कुमार, रवीश कुमार मान है, तो किस तरह से देख रहे हैं कि टीवी किस तरह से एक मतलब एक्सट्रीम एक वायलेंस क्रिएट कर रहा है हिंदुस्तान को, कितना खतरनाक है ये हमारे सामाजिक एतबार से और एक लोकतंत्र के बिना। देखिए, जब टीवी बोलता है कि ये फलाना बंदा देशभक्त देशद्रोही है, इसको पहचान लीजिए, इसको जान लीजिए और इसको हम कुचल देंगे, तो वो क्या मैसेज दे रहा है। ये अभी मैंने देखा टाइम्स नाउ ने एक सदगुरु करके कोई एक इंसान है, उनके साथ एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने बोला कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद को तो सड़कों पे चलना है, मतलब वी शुड नॉट अलाउ देम टू वॉक ऑन द स्ट्रीट्स। तो एक संदेश दे रहे हैं कि इसको पहचान लो, ये समाज के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है, ये सेना के खिलाफ है और ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, और कुछ भी बोल दीजिए आप, मतलब उसकी ये एंटी फलाना एंटी फलाना एंटी फलाना है। कोई सबूत, कोई सुनवाई, कोई गवाही देने की जरूरत नहीं है। आपने बस एक किसी का इंसान का फोटो चला दिया टीवी पे, अब वो इंसान कभी भी लिंच हो सकता है। और क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई भी हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं लिंच को, जिस तरह से आपको इस तरह से अटेम्प्ट किया गया, लिंच करने की कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। अब देखिए, मेरे बारे में अगर आप देख लें कि मेरे आज जो खासतौर से आज जो माहौल चल रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में तनाव चल रहा है, और किसी ने बोला था कि दो पाकिस्तानों से हमको लड़ना है, एक पाकिस्तान जो बॉर्डर के उस पार है और एक पाकिस्तान जो हमारे बॉर्डर के अंदर बसता है। एक मोदी के सपोर्टर ना के ये बोला। मैं पूछना चाहता हूँ, ये
हिंदुस्तान के अंदर कौन सा पाकिस्तान बसता है? अब कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? यहाँ तो आप एक अदर क्रिएट कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिसको आप पाकिस्तानी बोल के आप उस पर अटैक कर रहे हैं। अब आपको याद होगा 2016 में ये बोला गया था कि उमर खालिद 2 बार पाकिस्तान होकर आया है, और फिर मैंने आके बोला था कि मुझे पता चला मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया हूँ, मुझे नहीं पता था और मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। तो आप किसी भी इंसान को, अगर वो वामपंथी हो, अगर वो सवाल पूछता हो, अगर वो दलित या मुसलमान हो, तो उसको आप इस तरीके से ब्रांडिंग कर सकते हैं, देशद्रोही की ब्रांडिंग। ये बहुत खतरनाक है। क्या जिस तरह से जैसे कि आप पूरा मीडिया का जो, और मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, पाकिस्तान का जासूसी करते हुए कौन पकड़ा गया था? हाँ, वो बीजेपी का एक आईटी सेल का कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना। अच्छा, एक बात है, ये जिस तरह से आप लिंचिंग की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में 2 सालों से लिंचिंग, 3 साल से लिंचिंग का प्रकरण चल रहा है, लेकिन जिस तरह से आप पर अटैक हुआ और कहीं ना कहीं ये टीवी का दुष्प्रभाव है, जिस तरह से आपको एक नेगेटिव प्रोपगेट किया जाता है, तो उस सिचुएशन को जब आप पर अटैक हुआ तो खास तौर पर, और जब आप जेएनयू में पढ़ रहे थे और जिस तरह से आपके साथ विवाद जुड़ा, कहीं ना कहीं उस विवाद में कोई दम नहीं है, लेकिन उस विवाद से अभी यहाँ मौजूदा वक्त में किस तरह से अपने आप को उभर कर इतना आगे आए हैं? देखिए, ये तो अब बोल रहे मैं किस तरीके से उभर के आगे आया हूँ। देखिए, हम कहाँ उभर के आगे आए हैं, उनका हमला हुआ है, उसके खिलाफ देश के अमन पसंद, लोकतंत्र पसंद लोगों ने उसके खिलाफ लड़ा है, और उस लड़ाई का मैं एक बहुत छोटा एक पार्ट हूँ। तो 2016 में भी अगर आप बात करें, जब ये हमला शुरू हुआ, ये साजिश शुरू हुई कि जेएनयू को देशद्रोह का अड्डा बोल के हमको गिरफ्तार करके, हमको एक बहाना बना के जेएनयू पे हमला करें, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पे हमला करें और देश में एक फॉल्स डिबेट शुरू करें, नेशनल एंटी नेशनल की, जो भी सवाल पूछो उसको एंटी नेशनल बोल दिया जाए। तो उस साजिश को बहुत पहले ही, जब वो साजिश शुरू हुई थी, जब उसका एक प्रभाव भी था समाज के अंदर, अब तो लोग भी थक गए हैं। मतलब अब एंटी नेशनल तो सचिन तक को एंटी नेशनल बोल दिया है, गावस्कर तक को एंटी नेशनल बोल दिया है। तो लेकिन उस समय जब ये डिबेट बहुत ताज़ा थी, उसी समय हमारे यूनिवर्सिटी के और भी यूनिवर्सिटी के जितने भी लोकतंत्र पसंद लोग थे, उसको पहचाना, उसके खिलाफ लड़े थे। तो हमारी जो ताकत है, हमारी जो जज्बा है, वो उसी कलेक्टिव स्ट्रेंथ से आता है। मतलब मेरे अंदर कोई इंडिविजुअल ताकत या इंडिविजुअल जज्बा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, लेकिन जब हमारा ऑर्डिनरी जज्बा हज़ारों की तादाद में मिलता है तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी हो जाता है। तो वही एक रीज़न है। सही बात है। अब एक दो क्वेश्चन और, क्या आप मानते हैं कि इस वक्त जब से मोदी हुकूमत आई है 2-4 सालों में, स्टूडेंट जिस तरह से एक ओपोजिशन रोल कहीं ना कहीं, मतलब कि मतलब सड़क पर जिस तरह से एक ओपोजिशन रोल निभा रहे हैं, और बड़े बड़े से पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से कोई ओपोजिशन बड़ा सा नहीं, लेकिन 1 साल से जो चल रहा है, कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है ओपोजिशन का, एक बीइंग एक स्टूडेंट आप थे, PhD कंप्लीट किए हैं, ओपोजिशन के रोल में किस तरह देख रहे हैं हिंदुस्तान के स्टूडेंटों को अभी? देखिए, हिंदुस्तान के छात्रों ने और नौजवानों ने इस सरकार को बहुत पहले पहचाना था, और जब ये बात होती थी मोदी लहर की, उस मोदी लहर का गुब्बारा फोड़ने में सबसे आगे छात्र और नौजवान ही थे, चाहे वो FTII में हो या हैदराबाद में हो या दिल्ली में हो या कलकत्ता में हो या केरल में हो। तो क्योंकि पहले ही दिन से जिस लेवल का हमला हमारे विश्वविद्यालयों पे था, हम जिस तरीके से फंड्स की कटौती करी गई उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, और उसके चलते कभी फ़ी बढ़ाई गई, कभी फेलोशिप ले ली गई, जिस तरीके से जिस प्रकार के वाइस चांसलर्स नियुक्त हुए, जो उनका क्वालिफिकेशन सिर्फ यही था कि वो नरेंद्र मोदी और RSS के भक्त थे, और उनका कोई और क्वालिफिकेशन नहीं था। तो हम लोग बहुत पहले से पहचान गए थे कि ये हमारे शिक्षा के संस्थानों पे हमला कर रहे हैं, और शिक्षा के संस्थानों पे इसलिए हमला कर रहे हैं कि 2 कारण हैं। एक कारण है कि इनको शिक्षा में बाजार दिखता है, और इनके जो जितने उद्योगपति मित्र हैं उनको भी बाजार दिखता है, और उनको यहाँ घुसाना है, पब्लिक यूनिवर्सिटी को ख़त्म करना है और प्राइवेटाइजेशन बढ़ाना है। दूसरी तरफ जो अपना इनका कल्चरल एजेंडा है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना है, तो जो सवाल और जो सोच, जहाँ शोध होता है, जहाँ से सवाल खड़े होते हैं, जहाँ से क्रिटिकल इंक्वायरी होती है, उन जगहों में उन क्रिटिकल इंक्वायरी को रोकना और फिर अपने ही सोच को बढ़ाना, थोपना वहाँ। तो इन 2 कारणों के चलते यूनिवर्सिटीज़ में हमला हो रहा है। तो उसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने इसको विरोध किया, और मोदी लहर तो फिर फुस हो गई। अब ज़रूरी है कि उन तमाम लोग कोई
जब चुनाव होने वाले हैं, अब तो बहुत समय भी नहीं रह गया, बस एक डेढ़ महीना है, इस दौरान भी वो सारे लोग चुनाव प्रचार में जाएं, नॉट फॉर पार्टी ए और पार्टी बी, बट टू टेल द पीपल व्हाट दिस गवर्नमेंट हैज बीन अप टू। बिकॉज आज भी इनका एक चीज में जहां मोदी सरकार बिल्कुल कामयाब है, वो है इनका प्रोपेगेंडा अपैरेटस। वो बिल्कुल अनब्लेमिश्ड है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, इन्होंने अच्छा खासी पैसा लगाया है। अगर आप टाइम्स नाउ का प्रचार 2014 में देखें, 2019 में देखें, तो आई थिंक 2019 में वो ज़्यादा प्रोपेगेंडिस्ट बन गया है। 2014 में फिर भी 10 में से 4 स्टोरी सरकार के खिलाफ कर देता था, अब 10 में से 9.5 स्टोरी वो सरकार के पक्ष में करता है, या और जितने चैनल नए नए आ गए हैं। तो जहाँ एक आम इंसान को जो इन सब चीज़ों से, बल्कि मुझे अब लगता नहीं, मुझे लगता है हर इंसान इस सरकार से परेशान हो गया। जिस लेवल पे हमला है, मतलब आप बाकी सब छोड़ दीजिए, नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म और किसी को एंटी नेशनल बोल देना, वो सब भी छोड़ दीजिए। एक आम इंसान को क्या चाहिए? एक आम इंसान को चाहिए कि 3 वक्त का खाना मिले, अगर युवा है तो उसको नौकरी मिले, अगर किसान है तो उसके जो लागत का दाम मिले, उसका अगर कर्जा है तो वो कर्जा माफ़ हो, अगर कोई मध्य वर्ग का आदमी है तो वो भी चाहता है कि फैमिली के साथ समय बिताए, हमारे बच्चे स्कूल जाएं, बच्चे कल को नौकरी पाएं। ये सारी चीज़ें लोग नहीं मिल रही है। तो अब क्या कर रही है सरकार के, ये सारी चीज़ें छीन ली हैं डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और आर्थिक नीतियों से। तो अब बोल रहे हैं कि आपको हम राम मंदिर दे देंगे आखिरी। अभी बताइए, अभी लास्ट जैसे कि मौसम पूरा चुनावी हो चुका है और बस 1-2 दिन में ही अनाउंस होने वाला है कि कब क्या, मतलब किस दिन कब क्या वोट पड़ेगा। क्या आप भी कुछ ऐसा मतलब कि जज्बा रखते हैं कि आने वाला समय में जो MP इलेक्शन हो या लोकसभा MP का इलेक्शन हो या मतलब MLA का इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, कहाँ से, दिल्ली से लड़ना चाहेंगे कि कहीं और से, कुछ ऐसा? देखिए, अगर ऐसा वो एक्सपेक्टेशन होता तो अभी तो चुनाव तो सारे उम्मीदवार तो डिक्लेयर हो रहे हैं, तो मतलब कोई क्या मार्च के एंड मिड में जाके तो वो करेगा नहीं। अगर मैंने अभी तक नहीं किया है तो मतलब मेरा से कोई प्लान नहीं है। परसेप्शन है कि आप हुए और कन्हैया हुए और भी वो लोग हैं, तो कन्हैया तो उनका फेस बना है। क्या ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं सोचना चाहिए कि आप लोग जैसे लोगों को इलेक्शन लड़ाना चाहिए? तो ये सवाल तो आपको पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहिए। लेकिन बात ये है कि बात चुनाव की नहीं है, बात एक MP एक MLA बनने की नहीं है। ये लड़ाई उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। अगर किसी पार्टी में ही आना होता तो पार्टी में आज क्यों पहले चले जाते। बात है कि एक एजेंडा है, अगर वो एजेंडा पार्टी को कोई पार्टी आगे रखेगी और बोलेगी हाँ इस एजेंडा पे हम काम करेंगे, एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा जो हमारा है, ठीक है, पार्टी से जुड़ा जा सकता है, मतलब अगर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बनी। लेकिन अगर पार्टी ये बोले कि आपको हम सीट दे देंगे, या बहुत जगह जैसे हमारी परंपरा है हमारे देश में कि बस सीट चाहिए और हमें मतलब नहीं, हमें पार्टी A से मिल जाए तो हम पार्टी A से लड़ लेंगे, पार्टी B से लड़ जाए तो पार्टी B से लड़ लेंगे, पार्टी C से मिल जाए तो पार्टी C से लड़ लेंगे, वो नहीं है हमारा एजेंडा है। अगर आप एजेंडा पे सहमत हैं और आप चाहेंगे कि हम उस एजेंडा को लेकर चुनाव में जाएं तो हम जाने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये प्री कंडीशन लगाएंगे इस एजेंडा को छोड़ दो और फिर आगे चुनाव लड़ो, तो फिर चुनाव का कोई फायदा नहीं है। ये बात चुनाव की, ये लड़ाई चुनाव की नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जामिया वर्ल्ड से बात करने के लिए। तो ये थे उमर खालिद, जो कि अपनी बेबाक के मशहूर हैं और जिस तरह से इन्होंने मोदी हुकूमत को एक चैलेंज दिया और कहीं ना कहीं एक इस वक्त हिंदुस्तान में युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ता ही जा रहा है और उनसे जिस तरह